हेलो एवरीवन। मैं हिमानी उपाध्याय। अभी तक की व्याख्यान श्रृंखला में हमने कुछ टॉपिक्स पे चर्चा की। आज हम लोग एक नए टॉपिक, द रिसर्च प्रॉब्लम, शोध समस्या क्या होती है, कैसे लिखते हैं। अगर हम सर्वे मेथड कर रहे हैं तो हम कैसे लिखेंगे, अगर हमारी प्रयोगात्मक शोध है तो हम किस प्रकार से हम अपना टाइटल लिखेंगे, फिलोसॉफिकल रिसर्च है तो हम किस प्रकार से टाइटल लिखेंगे, हिस्टोरिकल रिसर्च है तो कैसे लिखेंगे। इसको जानने का प्रयास करेंगे। पिछले कुछ श्रृंखला में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वेरिएबल मतलब, चर मतलब समस्या, प्रॉब्लम है वेरिएबल है, वेरिएबल है प्रॉब्लम है। और साथ ही साथ स्टेप्स ऑफ रिसर्च मेथड में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किसी भी प्रॉब्लम को कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं और सिलेक्ट करते हैं। ठीक है। परंतु आइडेंटिफाई और सिलेक्शन के बावजूद भी हमको समझ में नहीं आता कि कैसे लिखा जाए। किसी भी शोधार्थी के लिए जिसने नया शोध शुरू करना शोध किया है या पहली बार करने जा रहा है, उसके लिए किसी भी समस्या का चयन कर उससे लिखना पूरी शोध की सबसे कठिन स्टेप होती है। परंतु अगर इसे आसानी से आप समझने की कोशिश करेंगे, पूरा व्याख्यान सुनेंगे तो आप समझ सकेंगे और आपके लिए ये सरल प्रक्रिया हो सकती है। क्योंकि ये आपके कहीं कोर्स में नहीं लिखा है कि आपको समस्या कैसे लिखी जाती है, कहाँ से ढूंढते हैं, ये बताया या कोई टीचर पढ़ाता हो, ये भी नहीं होता है। तो ये कठिनाई हमेशा एक रिसर्चर फेस करता है कि मैं प्रॉब्लम को कैसे ढूंढूं, प्रॉब्लम को मैं कैसे लिखूं। चलिए आइए हम इसको जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे करेंगे। सबसे पहले रिसर्च प्रॉब्लम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि सोर्सेस ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है। सोर्सेस ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, किसी भी समस्या के लिए हमारे पास स्रोत क्या क्या है। सबसे पहला स्रोत होता है थ्योरीज। ठीक है। सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या होते हैं सबसे पहले हमको समझने की जरूरत है। कोई भी सिद्धांत एक ऑर्गेनाइज बॉडी है कंसेप्ट्स की, जनरलाइजेशन की और प्रिंसिपल्स की। ठीक है ना। दैट कैन बी सब्जेक्टेड टू इन्वेस्टिगेशन। सारे के सारे जो कंसेप्ट जो ऑलरेडी आ चुके हैं, जनरलाइजेशन जो सामान्यकरण हो चुके हैं, जो सिद्धांत आ चुके हैं, उन सिद्धांतों पे हम फिर से काम कर सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर जो अलग अलग थ्योरीज हैं, जो थ्योरीज आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लर्निंग थ्योरीज हैं अलग अलग साइकोलॉजिस्ट की, बिहेवियरल थ्योरीज हैं, है ना, कॉग्निटिव थ्योरीज हैं। इन सारी थ्योरीज को लेके हम आसानी से काम कर सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट है तो जी। वास्तव में अगर देखा जाए तो ये जो भी साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने जो भी काम किया उन्होंने अपने उस पर्टिकुलर टाइम के संदर्भ में और पर्टिकुलर प्लेस के संदर्भ में काम किया। हम उसको हम अपने चाहते हैं कि हम अपने इंडिया में, अपने जबलपुर में या मध्य प्रदेश में या हम उत्तर प्रदेश में हम उस चीज को करके देखें कि क्या वैसे ही हमको रिजल्ट मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा हमारे पास सोर्स हो सकता है समस्या का, जो थ्योरीज ऑलरेडी हो चुकी है। दूसरा सबसे बड़ा सोर्स होता है पर्सनल एक्सपीरियंस, हमारा खुद का अनुभव। आप शिक्षण कार्य कर रहे हैं, शिक्षण कार्य करते करते हमको कई बार अलग अलग तरीके के अनुभव होते हैं, है ना। ये अनुभव आपके जो हो रहे हैं वो अनुभव किससे हो सकते हैं, आपके टीचिंग से रिलेटेड हो सकते हैं, स्कूल बिहेवियर से रिलेटेड हो सकते हैं, या आप जो कुछ भी ऑब्जर्व करते हैं, पढ़ाते समय कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं तो ना, या स्टूडेंट्स के बिहेवियरल प्रॉब्लम को फेस करते हैं या अपने मैनेजमेंट की प्रॉब्लम को फेस करते हैं। तो बहुत सारी चीजें, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको अपने आप से सवाल पूछने होंगे, एजुकेशन से रिलेटेड, स्कूल टीचर से रिलेटेड या प्रोग्राम से रिलेटेड। जैसे उदाहरण के लिए आप समझे अच्छे से, व्हाई डज दैट हैपन, ये ऐसा क्यों हुआ, व्हाट कॉजेज दैट, है ना। अगर ये ऐसा होता है उसका क्या इफेक्ट था, उसका क्या इफेक्ट होगा। व्हाट वुड हैपन इफ, अगर ऐसा होता तो क्या होगा, है ना। हाउ वुड अ डिफरेंट ग्रुप रिस्पॉन्ड टू दिस, इस ग्रुप, ये ग्रुप ऐसा रिस्पॉन्ड कर रहा है इस चीज के लिए, इस क्वेश्चन के लिए, इस प्रोग्राम के लिए, दूसरा ग्रुप उस प्रोग्राम के लिए किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टॉपिक्स। आपको आसानी से जब आप अपने आप से प्रश्न पूछते हैं अपने अनुभवों में जो आपके पास ऑलरेडी आपके पास है और आप रिसर्च करना चाह रहे हैं, तो आपको पास सामने बहुत सारे टॉपिक्स के क्लू मिलने शुरू होंगे। तो एक सोर्स आपका हो गया पर्सनल एक्सपीरियंस। तीसरा है रिप्लिकेशन।
आप किसी भी शोध का आसानी से रेप्लिकेशन कर सकते हैं। रेप्लिकेशन मतलब होता है कि किसी भी चीज को दोबारा करना, मीन्स डूइंग इट अगेन। परंतु हम उसको वापस कर रहे हैं, इसका मतलब एज इट इज कभी भी नहीं करते, इट इज नॉट आइडेंटिकल, है ना। हम जो कुछ भी काम कर रहे हैं, उस व्यक्ति ने दूसरे परिप्रेक्ष्य में काम किया था, दूसरे कॉन्टेक्स्ट में काम किया था, हम उसको दूसरे कॉन्टेक्स्ट में, जैसे फॉर एग्जांपल आप इसको अच्छे से समझें कि हम डिफरेंट काइंड ऑफ कम्युनिटी को यूज कर रहे हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स को हम ले रहे हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ क्लासरूम क्लाइमेट हमारा अलग डिफरेंट है, हमारा क्वेश्चनर है वो भी फर्क है, अलग है, और साथ ही साथ हमने जो मेथड ऑफ डेटा एनालिसिस यूज की वो भी डिफरेंट है। तो आप अलग तरीके से इसको करेंगे, तो दैट मीन्स जो आप रिप्लिकेट कर रहे हैं काम, वो इट इज नॉट आइडेंटिकल। उसका जो उसने जो कंक्लूजन ड्रॉ किया था एक पर्टिकुलर संदर्भ में किया था, हमारे उसी चीज को हम देखना चाह रहे हैं कि इस संदर्भ में भी क्या इस तरह के आंसर हमको कंक्लूजन ड्रॉ कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या कुछ फर्क हो रहा है। तो दैट मीन्स एक बड़ा सोर्स हमारे पास हो जाता है रिप्लिकेशन। ठीक है। इसके बाद हमारे पास सबसे बड़ा सोर्स होता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर, पूर्व शोधों का मूल्यांकन करना, सर्वेक्षण करना या उनको पढ़ना। ठीक है ना। कौन कौन से आप पढ़ेंगे रिव्यू ऑफ लिटरेचर में? उसको पढ़ने के लिए आपके पास है डॉक्टरल थीसिस, जो पीएचडी थीसिस हो चुकी हैं, जर्नल्स हैं, अलग अलग प्रकार के जर्नल्स आते हैं। ये जर्नल्स आपके एजुकेशनल जर्नल जितने भी हैं, हिंदी में भी हैं और इंग्लिश में भी आते हैं, आप उनको देख सकते हैं। नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पर दोनों तरीके से होते हैं, आप उनको कंसल्ट कर सकते हैं, उनसे आपको टॉपिक मिलेंगे। ठीक है ना। डिसर्टेशन आप पढ़ सकते हैं, डिसर्टेशन में उन्होंने कैसे काम किया था, कैसे टॉपिक लिखा था, क्या डिसर्टेशन को, उस टॉपिक को थोड़ा सा डेप्थ में और काम किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, वगैरह वगैरह देख सकते हैं। आप एब्स्ट्रैक्ट भी पढ़ेंगे तब भी आपको आइडिया होते हैं। तो दैट मीन जब भी हम कोई भी डॉक्टरल थीसिस पढ़ते हैं, तो उससे हमको बहुत सारे टॉपिक्स का अंदाज होता है। ठीक है ना। या कई बार डॉक्टरल थीसिस में पीछे वो देते हैं कि भविष्य में शोध हेतु क्या सुझाव, क्या ऐसे काम किए जा सकते हैं, उनको भी देख के आप काम कर सकते हैं। तो दैट मीन्स ये भी एक बहुत बड़ा सोर्स है जिससे आपको आइडिया हो सकता है कि रिसर्च टॉपिक मेरा क्या है। ठीक है। फिर इसके साथ ही साथ आप देखते हैं कि अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में हैं, आप रिसर्च स्कॉलर हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आप सेमिनार अटेंड करते हैं, कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं। उस सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस में आपको काफी सारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट से डिस्कशन होता है, उनसे बात करते हैं और किसी अलग अलग टॉपिक्स पे वो अपना वक्तव्य दे रहे हैं। ठीक है ना। डिस्कस हो रहा है या पेपर प्रेजेंटेशन हो रहा है, तो काफी सारी चीजों को हमको दिमाग में क्लू मिलना शुरू होते हैं किसी भी टॉपिक के बारे में। इसके बाद आपका जो सोर्स हो सकता है, इनफॉर्मल सोर्सेस होते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर है, रेडियो है, टीवी, जिसपे कि आप आए दिन अलग अलग चीजें पढ़ते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड आप प्रोग्राम आते हैं, रेडियो पे भी आते हैं, टीवी पे भी आते हैं। तो उसको है कि आपके मन में जो भी क्यूरियोसिटी है, उस क्यूरियोसिटी को लेके आप टॉपिक को कवर कर सकते हैं। तो ये सब कैसे हो गए, कुछ सोर्सेस हो गए जिन सोर्सेस से आपको टॉपिक मिलेंगे। थ्योरीज हो गई, पर्सनल एक्सपीरियंसेस हो गए, रिप्लिकेशन हो गया किसी भी स्टडी का, रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर है, सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस हैं, इनफॉर्मल सोर्सेज में न्यूज और रेडियो, टीवी एक्सेट्रा हो सकते हैं। दिस आर द सोर्सेस ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। यहाँ से आप आसानी से रिसर्च प्रॉब्लम को ढूंढ सकते हैं। अब बात आती है कि मान लीजिए आपने रिसर्च टॉपिक ढूंढ लिया और उस पर आप काम करना चाह रहे हैं, तो उसको काम करने से पहले इन बातों पे गौर करना बहुत जरूरी है। दिमाग में आपके बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि जो भी आप टॉपिक ले रहे हैं, वो टॉपिक आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड ही होना चाहिए। अगर आपका जो टॉपिक आप ले रहे हैं वो आपका जरा सा भी उसमें रुचि नहीं है, तो उस टॉपिक को बिल्कुल भी मत लीजिए। ठीक है ना। द रिसर्चर शुड हैव इंटरेस्ट इन एस्पेक्ट ऑफ एरिया रिलेटेड टू विच ही वांट्स टू डू रिसर्च। ठीक है। दूसरी बात, ही शुड हैव फंड फॉर कंडक्टिंग रिसर्च। जो भी वो रिसर्च करना चाह रहा है, उसके पास उसके लिए फंड होना बहुत जरूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने जो टॉपिक सिलेक्ट कर लिया है उसमें बहुत महंगे महंगे उपकरण इस्तेमाल होने वाले हैं, या उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है ना। तो और कहाँ से आप फंड को रेस करेंगे, किस तरीके से मैनेज करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज का हमेशा आपको ध्यान में रखना है। तीसरी बात, ही शुड हैव टाइम। किसी भी रिसर्च को करने के लिए रिसर्चर के पास पूरा टाइम होना चाहिए। आप रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर को पढ़ रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, उसके लिए भी टाइम चाहिए। आप कोई भी उपकरण है उसको आप बना रहे हैं, स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं, उसके लिए भी समय चाहिए आपको, डाटा कलेक्शन के। तो दैट मीन्स टाइम बहुत होना जरूरी है, आपको टाइम किस तरह से स्पेयर करेंगे। चौथी बात जो रिसर्चर को ध्यान में रखनी है कि फैसिलिटीज, जो फैसिलिटीज हैं
जो कि रिसर्च में हमको उपयोग में लानी पड़ती हैं, जैसे कि इक्विपमेंट हो गए, लाइब्रेरी हो गई, एक्सपर्ट्स हेल्प हो गया। ये किसी भी रिसर्च करने के लिए सबसे जरूरी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है। तो हमको ये चेक कर लेना है कि हम जो भी टॉपिक ले रहे हैं उससे रिलेटेड इक्विपमेंट हमको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या हम बना भी रहे हैं तो हम उसको उस उपकरण को, टूल को डेवलप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, है ना। लाइब्रेरी हमारे पास अच्छी है या नहीं है, ठीक है, या कौन सी लाइब्रेरी हम देखना चाह रहे हैं, और साथ ही साथ हमारे पास एक्सपर्ट हेल्प है कि नहीं, ये देखना बहुत जरूरी है। पांचवी बात जो रिसर्चर को ध्यान में रखनी है कि जो आउटकम है, रिसर्च का जो आउटकम होता है वो कैसा होना चाहिए। इट मस्ट बी यूजफुल टू सोसाइटी, समाज के लिए उपयोगी होना बहुत जरूरी है। आप जब भी रिसर्च कंप्लीट करते हैं तो सबसे पहले सवाल आपसे यही किया जाता है कि व्हाट इज अ कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन ऑफ द सोसाइटी। जो भी आपने काम किया है उसका हमारे समाज में क्या कंट्रीब्यूशन है, उसका क्या उपयोगिता है। तो अगर उपयोगिता नहीं है तो उसका कोई भी अर्थ नहीं होता, आपकी रिसर्च यूजफुल नहीं रहेगी बिल्कुल भी, ठीक है। साथ ही साथ रिसर्चर को ये भी ध्यान होना चाहिए कि उसके पास जो काम वो करना चाह रहा है उस काम को करने के लिए क्या नेसेसरी स्पेशलाइजेशन है या नहीं, है ना। परंतु हम ये मान के चलते हैं कि जब आप कोर्स वर्क कर लेते हैं तो आपके पास इतना स्पेशलाइजेशन आ जाता है कि आप काम कर सकते हैं। सातवीं इंपॉर्टेंट बात है कि किसी भी रिसर्चर के पास क्या होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए रिसर्च को करने के लिए। बहुत धीरज के साथ, बहुत धैर्य के साथ उसको काम करना होगा। साथ ही साथ, क्योंकि अगर वो बात बात पे फ्रस्ट्रेट होगा, इरिटेट होगा, तो उसका काम कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो ये बातें रिसर्चर को हमेशा ध्यान होना चाहिए, जो भी वो काम कर रहा है कैसा होना चाहिए, जो कि उसके इंटरेस्ट का हो या आसानी से मैनेज कर सकता हो, ठीक है ना। दूसरी बात, उसका यूजफुल हो, सोसाइटी के लिए यूजफुल हो। साथ ही साथ उसके पास पेशेंस है या नहीं, और फंड है या नहीं। इन बातों को शुरू करने से पहले रिसर्चर को दिमाग में रखना चाहिए। अब बात आती है कि आपने टॉपिक दिमाग में आपके आ गया, आप उसको लिखेंगे कैसे। तो टाइटल राइटिंग कैसे करते हैं, किसी भी टाइटल को राइटिंग करते समय एक रिसर्चर के दिमाग में ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल क्लियर कट होने चाहिए। जो टॉपिक लिख रहे हैं, वो टॉपिक कैसा हो, शुड द रिसर्च टाइटल बी ब्रॉड वर्सेस नैरो वर्सेस स्पेसिफिक। क्या जो टॉपिक लिखा जा रहा है वो टॉपिक बहुत बड़ा होना चाहिए, या बहुत नैरो होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, या पिन पॉइंट होना चाहिए, स्पेसिफिक, ठीक है ना। दूसरी बात कि किसी भी जो टॉपिक आप लिख रहे हैं उस टॉपिक में विच ऑल इंफॉर्मेशंस शुड अ रिसर्चर गिव इन द रिसर्च टाइटल। टाइटल में कौन कौन सी जानकारियां होना जरूरी है, बिना उन जानकारियों के टाइटल इनकम्प्लीट है, ये भी जानने की हम कोशिश करेंगे। कैन रिसर्च टाइटल बिगिन विद टू, क्या किसी भी रिसर्च टाइटल को टू से शुरू किया जा सकता है। कैन अ टाइटल हैव फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ इट, किसी भी क्या टाइटल के अंत में फुल स्टॉप होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है। इन सारे सवालों का जवाब हम जानने की कोशिश करते हैं। आइए, the process of title writing. To understand the answer of our mentioned questions, let us select anxiety as a variable for doing research. हम यहाँ पर इस चीज सवालों के जवाब जानने के लिए एक टाइटल को लिखने के लिए एक वेरिएबल ले रहे हैं, एंजाइटी को लेकर रिसर्च के टॉपिक लिख के समझने की कोशिश करते हैं। पहला आप देखिए, फर्स्ट स्टेप में आ कंपैरेटिव स्टडी। यहाँ पे कंपैरेटिव स्टडी लिखा हुआ है तो ये दैट मीन्स क्या रहा हुआ है यहाँ पर कि तुलनात्मक अध्ययन। परंतु तुलनात्मक अध्ययन किसका, कैसे, कुछ भी स्पष्ट नहीं है। तो ये कैसा टॉपिक है, ये इनकम्प्लीट है। दूसरा स्टेप में देखिए, आ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एंजाइटी। यहाँ पर तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं, एंजाइटी का कर रहे हैं। परंतु किनके ऊपर कर रहे हैं, किसकी एंजाइटी देख रहे हैं, यहाँ पर वो स्पष्ट अभी नहीं है। तीसरे टॉपिक में देखिए, अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एंजाइटी ऑफ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हुआ, तो कि कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं, तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं एंजाइटी का, और किस पे कर रहे हैं यहाँ पर, पुरुष और महिला विद्यार्थियों के ऊपर।
अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये बहुत वेग है, ये टॉपिक कैसे है, बहुत वेग है। परंतु यहाँ पे पॉपुलेशन कौन सा होगा, क्या होगा, जनसंख्या है, वो यहाँ पर स्पष्ट अभी नहीं है। चौथा वाला टॉपिक देखिए यहाँ पे, अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एंजाइटी ऑफ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट ऑफ क्लास नाइन्थ। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पर पॉपुलेशन स्पष्ट हुआ कि आप यहाँ पर एंजाइटी का तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं मेल फीमेल विद्यार्थियों की, क्लास नाइन्थ के विद्यार्थियों के, ठीक है ना। परंतु कहाँ के, ये स्पष्ट अभी भी नहीं है। पांचवें स्टेप में आप देखिए, अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एंजाइटी ऑफ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट ऑफ क्लास नाइन्थ ऑफ गवर्नमेंट स्कूल। अब देखिए यहाँ पर आप तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं, एंजाइटी का कर रहे हैं, क्लास नाइन के मेल फीमेल विद्यार्थियों को और सरकारी स्कूल के शासकीय स्कूल के बच्चों का लेके कर रहे हैं। परंतु किस जगह का, ये स्पष्ट नहीं है, यहाँ पे मेंशन नहीं है, ये भी कैसा है, इनकम्प्लीट है। छठे वाले पॉइंट में आप देखेंगे, यहाँ पर आप देखिए कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एंजाइटी ऑफ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट ऑफ क्लास नाइन्थ ऑफ गवर्नमेंट स्कूल ऑफ इंडिया। यहाँ पर कहाँ के, भारत के स्टूडेंट्स दिया हुआ है। परंतु अगर आप पूरे भारत की बात करते हैं तो ये कैसा टॉपिक हो गया, बहुत ही विस्तृत टॉपिक है, बहुत वेग टॉपिक है, जिसपे काम कर पाना संभव नहीं है। ठीक है। अब इसके बाद आप देखिए यहाँ पे सेवेंथ वाला टॉपिक में, अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एंजाइटी ऑफ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट ऑफ क्लास नाइन्थ ऑफ गवर्नमेंट स्कूल ऑफ एमपी। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखिए कि ना मध्य प्रदेश थोड़ा सा यहाँ पर पिन पॉइंट हुआ, स्पेसिफिक हुआ। इंडिया की जगह हमने क्या किया, हमने भारत का एक स्टेट को कवर कर रहे हैं, परंतु अभी भी ये बहुत विस्तृत है, पूरे एमपी को कवर करना संभव नहीं है। इसके बाद देखिए आप एट्थ वाला, अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एंजाइटी ऑफ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट ऑफ क्लास नाइन्थ ऑफ गवर्नमेंट स्कूल ऑफ जबलपुर। अब ये कैसा होगा टॉपिक आपका, ये टॉपिक थोड़ा सा ज्यादा स्पेसिफिक हो गया और सही है इन कंपैरिजन टू सिक्स सेवन। परंतु अगर नाइन्थ में देखें, आप कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एंजाइटी ऑफ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट ऑफ क्लास नाइन्थ ऑफ मॉडर्न हायर सेकेंडरी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट स्कूल ऑफ जबलपुर। अब केवल हमने एक ही स्कूल तक लिमिटेड कर दिया, ये बहुत ज्यादा, बहुत ही स्मॉल हो गया, जो कि ज्यादा सही अप्रोप्रिएट नहीं होगा। तो इन सब के कंपैरिजन में आप देखिए एट्थ वाला जो टॉपिक है कैसा है, ज्यादा मोर अप्रोप्रिएट है। इसमें देखिए ये टॉपिक टू से स्टार्ट नहीं हुआ। टू से अगर हम स्टार्ट करते हैं इसको, टू टू अ कंपैरेटिव स्टडी, है ना, तो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये अब हमारा टाइटल न रह के ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। मतलब ये दिशा देना शुरू कर दिया, तो यहाँ पर टू से कभी भी किसी भी टाइटल को टू से नहीं लिखा जाता है। अब देखिए इसके अंत में कहीं भी आप फुल स्टॉप नहीं लगा। फुल स्टॉप क्यों नहीं लगाते हैं, फुल स्टॉप इसलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि जो समस्या कथन होता है या टाइटल है, ये एक कथन है, स्टेटमेंट है, इट इज नॉट ए सेंटेंस, वाक्य नहीं है। ठीक है। तो जब वाक्य नहीं है तो यहाँ पे ये फुल स्टॉप नहीं लगाया जाता। ठीक है। तो जो क्वेश्चन हमें हम जो डिस्कस करना चाह रहे थे कि, और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आप देखें इन सारे टॉपिक में क्लियर हो रही होगी कि सबसे पहले हमने ये चीज डिस्कस कर ली कि ना बहुत ज्यादा ब्रॉड नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा नैरो भी नहीं होना चाहिए, स्पेसिफिक, बहुत ज्यादा पिन पॉइंट भी। ठीक है ना। तो किस तरह से होगा आपका, नैरो हो और थोड़ा स्पेसिफिक भी। तो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, आपका वेरिएबल वहां पे होना चाहिए, टारगेट पॉपुलेशन आप कौन सा यूज कर रहे हैं, और रिसर्च मेथड आपकी क्या इसमें दिखाई पड़ रही है, वो क्लियर होनी चाहिए। ठीक है ना। साथ ही साथ वहां पर आपने कंपैरेटिव स्टडी, दैट मीन्स आप क्या एक्शन वर्ब यूज कर रहे हैं, क्रिया शब्द, वो क्लियर होना चाहिए। टू से कभी भी आप रिसर्च को स्टार्ट नहीं करेंगे। टू से स्टार्ट करने से मतलब वो ऑब्जेक्टिव टाइटल नहीं रहता, वो कथन, समस्या कथन ना होकर क्या हो जाता है, वो उद्देश्य बन जाता है। और कभी भी किसी भी टाइटल के पीछे फुल स्टॉप का यूज नहीं करते, इसके अंत में फुल स्टॉप नहीं लगाया जाता, समस्या कथन के अंदर पूर्ण विराम नहीं लगाएंगे, क्योंकि समस्या कथन एक कथन है, टाइटल इज ए स्टेटमेंट नॉट अ सेंटेंस, वाक्य नहीं होता। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। अब इसके बाद हम देखेंगे इसमें कि अब आप सर्वे रिसर्च करना चाह रहे हैं, तो सर्वे रिसर्च के लिए टाइटल की प्रोसेस क्या होगी। यहाँ पे भी हम एग्जांपल ले रहे हैं एंजाइटी को एज ए वेरिएबल। ठीक है। तो इसमें पहला आप देखिए सिंपल, कि आपने टॉपिक वही लिखा स्टडी ऑफ, है ना। दूसरी में स्टडी ऑफ एंजाइटी। यहाँ पे देखिए स्टडी सिर्फ आप क्या अध्ययन करना चाह रहे हैं, किसका करना चाह रहे हैं, स्पष्ट नहीं है। परंतु बात आ रही स्टडी ऑफ एंजाइटी, आप एंजाइटी को लेके काम करना चाह रहे हैं, परंतु किसके ऊपर, कैसे, ये क्लियर नहीं है।
तीसरे में देखिए स्टडी ऑफ एंजाइटी इन रिलेशन टू। यहाँ पर इस संदर्भ में हम करना चाह रहे हैं, पर किसके संदर्भ में यहाँ पर स्पष्ट नहीं है। चौथे में स्टडी ऑफ एंजाइटी इन रिलेशन टू स्ट्रेस टेंशन मंथली एक्सपेंसेस। यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर हुआ कि हम एंजाइटी को हम किसके संदर्भ में देखना चाह रहे हैं, स्ट्रेस के संदर्भ में, टेंशन के संदर्भ में, और मंथली एक्सपेंसेस के संदर्भ में देखना चाह रहे हैं। परंतु ये भी अभी इनकम्प्लीट टाइटल है, क्योंकि यहाँ पे टारगेट पॉपुलेशन क्लियर नहीं है। स्टडी ऑफ, छठवें में देखिए आप यहाँ पे स्टडी ऑफ एंजाइटी इन रिलेशन टू स्ट्रेस टेंशन एंड मंथली एक्सपेंसेस ऑफ स्कूल टीचर। अब देखिए यहाँ पर पॉपुलेशन थोड़ा सा क्लियर हुआ कि आप स्कूल टीचर के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, परंतु कहाँ के स्कूल टीचर ये स्पष्ट यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अगला देखिए स्टडी ऑफ एंजाइटी इन रिलेशन टू स्ट्रेस टेंशन एंड मंथली एक्सपेंसेस ऑफ स्कूल टीचर ऑफ इंडिया। पूरे भारतवर्ष के स्कूलों के टीचर्स के ऊपर है ना। तो आप ये भी कैसा बहुत ही वेग है, इस पे काम कर पाना संभव नहीं। इसमें सारी चीजें हैं, परंतु बहुत बहुत ज्यादा विस्तृत समस्या कथन है। आठवां देखिए स्टडी ऑफ एंजाइटी इन रिलेशन टू स्ट्रेस टेंशन मंथली एक्सपेंसेस ऑफ स्कूल टीचर ऑफ महाराष्ट्र। देखिए थोड़ा सा ये स्पेसिफाई हुआ, हम पूरे भारतवर्ष में कहाँ काम करेंगे, महाराष्ट्र के जितने भी स्कूल टीचर्स उनके ऊपर, पर पूरे महाराष्ट्र के स्कूल टीचर्स को भी कवर करना संभव नहीं है। ये भी कैसा हो गया, ये बहुत ही विस्तृत है अभी भी। ठीक है, नाइन्थ वाला आप देखिए टॉपिक है स्टडी ऑफ एंजाइटी इन रिलेशन टू स्ट्रेस टेंशन मंथली एक्सपेंसेस ऑफ स्कूल टीचर ऑफ नागपुर महाराष्ट्र। आप देखिए आप यहाँ पे कहाँ काम करना चाह रहे हैं, आप नागपुर शहर के टीचर्स के ऊपर काम करना चाह रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप देखिए वेरिएबल आपके बिल्कुल क्लियर है, क्या काम करना चाह रहे हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या होगी, है ना, या आपका एक्शन वर्ब क्या होगा, क्लियर है। और आपके किसके ऊपर टारगेट पॉपुलेशन है वो भी यहाँ पर क्लियर हो रहा है। परंतु अगर इस तरह से अगर आप लिखते हैं स्टडी ऑफ एंजाइटी इन रिलेशन टू स्ट्रेस टेंशन एंड मंथली एक्सपेंसेस ऑफ केंद्रीय विद्यालय स्कूल टीचर ऑफ नागपुर महाराष्ट्र, ये कैसा हो गया, यहाँ पर हमने एक स्कूल पिन पॉइंट स्कूल को यहाँ पर ले लिया। तो ऐसी स्थिति में ये और भी ज्यादा स्पेसिफाई हो गया। ठीक है ना, बहुत ही पिन पॉइंट। तो किसी भी रिसर्च करने के लिए इतना ज्यादा कम आपका पास जो प्रदत्त है डेटा है बहुत स्मॉल हो जाएगा। इसलिए आप कौन सा ले सकते हैं टॉपिक, एप्रोप्रिएट टॉपिक होगा स्टडी ऑफ एंजाइटी इन रिलेशन टू स्ट्रेस टेंशन एंड मंथली एक्सपेंसेस ऑफ स्कूल टीचर्स ऑफ नागपुर महाराष्ट्र। तो इस टॉपिक से आपको इस पर कोई स्पष्ट समझ में आ रहा है कि यहाँ पे वेरिएबल क्या क्या है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, टेंशन है, मंथली एक्सपेंसेस है। टारगेट पॉपुलेशन आपके नागपुर शहर के, महाराष्ट्र के नागपुर शहर के स्कूल टीचर्स हैं, इनको आप ले रहे हैं। आप वहां पर स्कूल्स जो है वो आप रैंडमली सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जितने भी क्वेरीज हैं इंपॉर्टेंट जो जरूरी है किसी भी टाइटल में, वो सब इसमें कंप्लीट हो रहे हैं। तो एक आप सर्वे रिसर्च समझ में आ रहा है कि कैसे रिसर्च है, ये सर्वे मेथड वाला रिसर्च है, इसमें आपको सर्वे करना है। अब आप कोशिश करेंगे देखने की कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप किस तरीके से रिसर्च करेंगे। अब देखिए पहली बात, यहाँ पे जब आप प्रयोगात्मक शोध कर रहे हैं तो क्या वर्ड इस्तेमाल किया यहाँ पर, इफेक्टिवनेस, प्रभाव, किस चीज का प्रभाव देखना है, प्रभाव। परंतु प्रभाव किस पे देख रहे हैं पहले वाले इसमें क्लियर नहीं है। दूसरे में देखिए इफेक्टिवनेस ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक का प्रभाव, और किसके ऊपर देख रहे हैं यहाँ पर अभी स्पष्ट नहीं है, ये भी इनकम्प्लीट है। इफेक्टिवनेस ऑफ म्यूजिक इन टर्म ऑफ स्ट्रेस, मतलब हम यहाँ पे म्यूजिक को किस टर्म में देखना चाह रहे हैं, म्यूजिक का प्रभाव तनाव के संदर्भ में, स्ट्रेस के टर्म। ठीक है, परंतु किसका किसके ऊपर ये क्लियर नहीं। इफेक्ट चौथे में देखिए आप इफेक्टिवनेस ऑफ म्यूजिक इन टर्म ऑफ स्ट्रेस ऑफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑफ स्टूडेंट। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर हुआ कि हम स्ट्रेस किसके देखना चाह रहे हैं, सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स का, परंतु कहाँ का, किस जगह का क्लियर नहीं है। पांचवें में देखिए इफेक्टिवनेस ऑफ म्यूजिक इन टर्म ऑफ स्ट्रेस ऑफ क्लास नाइन्थ स्टूडेंट। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमने और उसको स्पेसिफाई कर दिया कि हम नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट्स, परंतु कहाँ के अभी भी क्लियर नहीं है। सिक्स में इफेक्टिवनेस ऑफ म्यूजिक इन टर्म ऑफ स्ट्रेस ऑफ क्लास नाइन्थ स्टूडेंट ऑफ इंडिया। अब यह कि पूरे भारतवर्ष के नाइन्थ क्लास के बच्चों का हम देखना चाह रहे हैं कि उनके पास म्यूजिक का उनके तनाव के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर ये भी इनकम्प्लीट है क्योंकि बहुत ही वेग टॉपिक हो गया, विस्तृत हो गया। इफेक्टिवनेस ऑफ म्यूजिक इन टर्म ऑफ स्ट्रेस ऑफ क्लास नाइन्थ स्टूडेंट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, ये थोड़ा सा क्या हुआ आपका, थोड़ा सा
स्पेसिफाई हुआ कि हम यहाँ पे पूरा भारत ना लेके क्या लेंगे, सिर्फ उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स, परंतु फिर भी ये करने में बहुत ही दिक्कत वाला काम है। आप इतने बड़े क्षेत्र पे काम कर सकना संभव नहीं होता, तो ये बहुत ही वेग, ये भी वेग है। ठीक है, 6 वाले के कंपैरिजन में कम है परंतु वेग है। आठवां टॉपिक देखिए, एक इफेक्टिवनेस ऑफ म्यूजिक इन टर्म ऑफ स्ट्रेस ऑफ क्लास 9th स्टूडेंट ऑफ झांसी। अब यहाँ पे हमने थोड़ा सा अपने आप को स्पेसिफाई कर दिया कि हम यहाँ पे म्यूजिक का इफेक्ट देखेंगे स्ट्रेस के ऊपर, क्लास 9 के स्टूडेंट्स के ऊपर और झांसी। अब इसी के वो, अब देखिए दूसरे तरीके से लिखा है, इफेक्टिवनेस ऑफ म्यूजिक इन टर्म ऑफ स्ट्रेस ऑफ क्लास 9th स्टूडेंट ऑफ केंद्रीय विद्यालय। जहां पर क्या हुआ कि यहाँ पर 9th क्लास के, और हमने झांसी का केवल एक ही विद्यालय ले लिया, तो ये बहुत ही ज्यादा कैसा हो गया, पिन पॉइंट हो गया, बहुत छोटा। तो ज्यादा इफेक्ट अप्रोप्रिएट टॉपिक क्या हुआ आपका, इफेक्टिवनेस ऑफ म्यूजिक इन टर्म ऑफ स्ट्रेस ऑफ क्लास 9th स्टूडेंट्स ऑफ झांसी। देखिए यहाँ पे इफेक्टिवनेस इसमें स्पष्ट हो रहा है कि हम, आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होगी। आपके वेरिएबल है, म्यूजिक है, स्ट्रेस है ना, और टारगेट पॉपुलेशन आपके झांसी के 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, है ना। तो जो रिक्वायरमेंट है वो टॉपिक के रिक्वायरमेंट यहाँ 8th वाले टॉपिक में कंप्लीट हो रहे हैं। 10th वाले टॉपिक में एक रिसर्चर इस 8th वाले टॉपिक को इस तरीके से भी लिख सकता है, स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ म्यूजिक ऑन स्ट्रेस ऑफ क्लास 9th स्टूडेंट ऑफ केंद्रीय विद्यालय झांसी, या केंद्रीय विद्यालय हटा देते हैं, झांसी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखिए, आ स्टडी इररिलेवेंट वर्ड नहीं है। इररिलेवेंट वर्ड क्यों नहीं है, क्योंकि ये स्टडी ऑफ, ये स्पष्ट कर रहा है कि रिसर्चर म्यूजिक का इफेक्ट देखना चाह रहा है, तो यहाँ पर वो स्टडी ऑफ यूज कर सकता है, ठीक है ना, सही शब्द है। तो इनमें टॉपिक में जो सारी बातें आ रही है कि इसमें, कि आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है, वेरिएबल्स क्या है, टारगेट पॉपुलेशन क्या है ना, और शुरू से स्टार्ट नहीं हुआ है और फुल स्टॉप भी नहीं लगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही। तो ये आप प्रयोगात्मक शोध के लिए इस तरह से आप टॉपिक लिखेंगे। अब बात आती है कि आप जब हिस्टोरिकल रिसर्च करना चाह रहे हैं तो किस तरह से टॉपिक लिखेंगे। हिस्टोरिकल रिसर्च में अ स्टडी ऑफ, परंतु यहाँ पर बिल्कुल क्लियर नहीं है, अध्ययन करना चाह रहे हैं, किसका अध्ययन करना चाह रहे हैं, कहाँ कैसे। दूसरे में आप देखेंगे अ स्टडी ऑफ सिस्टम ऑफ एजुकेशन। पहले के तुलना में दूसरे में आप यहाँ पे देख रहे हैं सिस्टम ऑफ एजुकेशन, कि हम काम अध्ययन करना चाह रहे हैं कि शिक्षा का तंत्र कैसा है, क्या है, परंतु कब का, किस प्रकार का, ये क्लियर नहीं है, तो इनकम्प्लीट है। तीसरे में स्टडी ऑफ सिस्टम ऑफ एजुकेशन बिफोर इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो हम स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले, परंतु किसकी स्वतंत्रता से प्राप्त, किसकी स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले यहाँ पर स्पष्ट नहीं है तीसरे में, तो ये भी इनकम्प्लीट टॉपिक है। चौथे में देखिए आप, स्टडी ऑफ सिस्टम ऑफ एजुकेशन बिफोर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। यहाँ पर आप देखिए स्पष्ट हो रहा है कि हम यहाँ पे कैसा काम कर रहे हैं, हिस्टोरिकल रिसर्च है जो कि पहले हो चुका है। हमको केवल देखना है कि पहले किस प्रकार से हमारा शिक्षा सिस्टम था, तंत्र कैसा था, शिक्षा का तंत्र कैसा था, कैसे कार्य करता था स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले। तो एक हिस्टोरिकल रिसर्च है। क्लियर, समझ में आ रही बात। तो आप इस तरीके से ये अप्रोप्रिएट, सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट टॉपिक आप इस तरीके से लिखेंगे हिस्टोरिकल रिसर्च में। फिलोसफिकल रिसर्च में जब आप टॉपिक लिखते हैं तो उसमें जैसे आ स्टडी ऑफ, ये भी कैसा है, इनकम्प्लीट है। आ स्टडी ऑफ एजुकेशनल थॉट्स, तो यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि हम शैक्षिक विचारधारा का अध्ययन करना चाह रहे हैं, परंतु किसके शैक्षिक विचारधाराओं का ये स्पष्ट नहीं है, तो ये भी इनकम्प्लीट है। तीसरे में स्टडी ऑफ एजुकेशनल थॉट्स ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर, तो यहाँ पर अब स्पष्ट हो गया कि आप किसके एजुकेशनल थॉट्स के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इस टॉपिक को देखने के बाद आपको स्पष्ट हो जाता है कि ये फिलोसफिकल रिसर्च है, ठीक है, दार्शनिक शोध है, और जिसमें कि आपके जो एजुकेशनल थॉट्स हैं वो रविन्द्रनाथ टैगोर के, उनको आप पढ़ेंगे और उनको कलेक्ट करेंगे और उनसे आप कुछ निष्कर्ष निकालेंगे। एक कैसा है, फिलोसफिकल रिसर्च। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो अभी तक हमने जो चीज देखी, अगर सबको कंक्लूजन ड्रॉ करें, कि जो भी आप टाइटल लिखते हैं उस टाइटल में हमेशा, अगर ये बातें कंप्लीट नहीं हो रही है तो आपका टाइटल इनकम्प्लीट होगा। जैसे वेरिएबल या वेरिएबल्स नहीं है तो इनकम्प्लीट है। टारगेट पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या आपके टॉपिक में, टाइटल में नहीं है तो वो इनकम्प्लीट है। अगर हमको टाइप ऑफ रिसर्च या मेथोडोलॉजी फॉलो कर रहे हैं, वो कौन सी हम शोध विधि का प्रयोग करना है वो स्पष्ट नहीं है। एक्शन वर्ब
भी बोले अपन कौन सा, क्या देखना चाह रहे हैं हम, क्या करना चाह रहे हैं, स्पष्ट नहीं है, तो आपका टाइटल वो इनकम्प्लीट है। तो आप इस चीज को ध्यान रखें, किसी भी टाइटल पर लिखेंगे तो उस टाइटल में आपके पास उस वेरिएबल भी होने चाहिए, टारगेट पॉपुलेशन होना चाहिए, साथ ही साथ आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। या हम उस चीज को बोल सकते हैं कि एक्शन वर्ब, क्रियात्मक शब्द, जिससे हमको ये पता पड़े कि हमको क्या कार्य करना है, कौन सी रिसर्च मेथड यूज होगी। किसी भी रिसर्च को करने से पहले, टाइटल को लिखने से पहले, टाइटल में इतनी बातें होना बहुत जरूरी है। अभी तक जो बात हम लोगों ने की कि क्या रिसर्च प्रॉब्लम के क्या सोर्सेस हो सकते हैं, है ना, एक रिसर्चर को रिसर्च करते समय किन किन बातों को दिमाग में रखना है, क्या प्रक्रिया होगी टाइटल को लिखने की, किस प्रकार से टाइटल को लिखा जाता है, ठीक है। और उसमें से अलग अलग रिसर्च विधियों में, चाहे वो आपकी सर्वे रिसर्च हो, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो, हिस्टोरिकल रिसर्च हो, फिलोसॉफिकल रिसर्च हो, उसमें कैसे लिखेंगे, और किसी भी एक टाइटल में कौन कौन सी जानकारियां होना जरूरी है। किसी भी रिसर्च प्रॉब्लम या टाइटल को कभी भी टू से स्टार्ट नहीं करते, क्योंकि टू से स्टार्ट करने से वो ऑब्जेक्टिव हो जाता है। ना ही कभी एंड में फुल स्टॉप लगाते हैं, क्योंकि फुल स्टॉप इसलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि रिसर्च प्रॉब्लम या टाइटल जो है वो इट इज अ स्टेटमेंट, इट इज नॉट अ सेंटेंस, वाक्य नहीं, एक कथन के रूप में होता है, इसलिए कभी भी यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं लगाया जाता। थैंक यू। मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर कोई भी आपसे रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई भी सवाल आपके मन में आता है, तो मुझे आप नीचे बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और अंत में आप इस वीडियो को देखने के बाद इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।